नमस्कार, मैं हूं रहत राकेश टंडन। देश का सवाल में आप सबका स्वागत है। आज आपको बताएंगे कैसे महाराष्ट्र से लेकर राजस्थान तक मचा है कोहराम। इसमें राम भी है और हनुमान भी है और अजान भी है। 300 साल पुराना मंदिर अलवर में जब गिराया जा रहा था तब स्थानीय प्रशासन को इस बात का पूरा अंदाजा था कि मामले में विवाद होगा। यही वजह है कि प्रशासन ने 150 पुलिस वालों को मदद ली और मंदिर को गिराने के लिए। अब विवाद इतना बड़ा हो गया है कि बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने वहां डेरा डाल दिया। अलवर में मंदिर के बाहर भजन कीर्तन शुरू हो गया है। डैमेज कंट्रोल करने के लिए अब कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल भी मौके पर पहुंच गया है। इधर जहांगीरपुरी में मस्जिद के अतिक्रमण को बुलडोजर से बचाने के लिए जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं ने चुस्ती दिखाई और वही अलवर के मंदिर के मामले में ढिलाई बताई, उसके बाद से राजस्थान की गहलोत से लेकर कांग्रेस समर्थित उद्धव सरकार फंस गई तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण के जाल में। महाराष्ट्र में राज ठाकरे ने मस्जिदों में 3 मई तक लाउड स्पीकर उतारने का अल्टीमेटम दे रखा है। उस पर शिवसेना सरकार पर एक और अटैक किया अमरावती की निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने। उन्होंने कहा कि मैं मातोश्री के बाहर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करूंगी। देश का सवाल यह है कि आखिर विकास, कोरोना, महंगाई, आंतरिक सुरक्षा जैसे तमाम मुद्दों को पीछे छोड़कर हमारे नेता मंदिर, मस्जिद, अजान, हनुमान पर क्यों मचा रहे हैं घमासान। आइए अब आपको दिखाते हैं कैसे आज मुंबई में हालात तनावपूर्ण हो गए। सांसद नवनीत राणा के घर के बाहर जिस तरीके से शिव सैनिकों के बवाल मचाया वो काफी डराने वाली तस्वीर थी। वहीं मातोश्री के बाहर का नजारा भी आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए इंडिया न्यूज का सवाल है कि क्या हिंदुत्व बनाम हिंदू विरोध पर हो रहा है घमासान। हनुमान चालीसा का पाठ शिवसेना क्यों है लाल। हनुमान पर क्यों चल रहा है सियासी चालीसा का पाठ। मातोश्री पर क्या है सांसद राणा का रण। सुनिए। मैं बस ये कहने आऊंगी, मातोश्री पे मैं आती रहती हूँ, तो ये कोई नया दिन नहीं हमारे लिए क्या मातोश्री में आए हैं। बस ये नया दिन है। हम सब वेलकम कमेटी बनकर बैठे हुए हैं, सवेरे 9 बजे से पहले से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र की संस्कृति है कि बुलाए हुए मेहमान हो या बिन बुलाए मेहमान हो, उनका स्वागत पूरी वेलकमिंग कमेटी करती है। तो आप एक्साइटमेंट देख रहे हैं शुरू से लेकर एंड तक, तो हम सब वेलकम करने के लिए तैयार हैं, पर वो घर से ही नहीं निकल पा रहे। शिव सैनिक तो उनका घर है ये, हम तो पूरे दिन रहेंगे। अगर कोई बिन बुलाए मेहमान आ रहा है तो उसका स्वागत अगर हमें करना है तो हम बैठे रहेंगे। वो मेहमान अगर आने में देरी कर रहा है तो उसमें शिव सैनिक से सवाल नहीं पूछना चाहिए, उस मेहमान से पूछना चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ वो मेहमान जो हैं, जो बिन बुलाए आई हैं, अमरावती अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़कर यहाँ पे आई हैं, वो पूरी हिम्मत दिखाकर यहाँ पे जरूर आएंगे। पूरा हो गया है, मैं नहीं पहुंच पाई मातोश्री तक, रवि राणा जी नहीं पहुंच पाए, पर हमारे रूप में जो हनुमान चालीसा वहां होना चाहिए था, जो हम करने वाले थे, वो कई भक्त हनुमान जी के जाके वहां पे मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। तो मेरा जो उद्देश्य था कि संकट मोचन, संकट हटाए हमारे महाराष्ट्र से, वो कहीं ना कहीं ये सिद्ध होता है कि हमारी आवाज वहां तक पहुंचती है और मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा का पाठन होता है। महाराष्ट्र से लेकर राजस्थान तक कोहराम मचा है। मंदिर पर बुलडोजर चल रहा है, बीजेपी चुप नहीं बैठ रही। महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा के पाठ को लेकर शिवसेना जिस तरह की पाबंदियां लगा रही है, साफ है खेल सियासी। गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई का प्रावधान है, यहां तो कोई गैंगस्टर एक्ट में भी कार्रवाई नहीं थी। आप बुलडोजर का देश भर में तो खिलाफत कर रहे हो गहलोत साहब, और आपने खुद यहाँ बुलडोजर चला दिए, कितनी तबाही मचाई है। आंखों के सामने घर तोड़ दिए, घर को भी बर्दाश्त कर लेते, पर जिस बेरहमी से टुकड़े कर करके मूर्ति को तोड़ा है, तोड़ कर उन पे पैरों से घूम रहे हैं, ये बड़ा हमारी भावना का आहत किया है। भाजपा के तमाम पार्षदों के प्रस्ताव के ऊपर नगर पालिका के अध्यक्ष सतीश दुहारिया जो भाजपा से हैं, उनके द्वारा ये प्रस्ताव पारित किया गया और उसके बाद में ये अतिक्रमण हटाया गया। मातोश्री जाकर हम हनुमान चालीसा का पाठन करेंगे, पर उसके साथ अगर जितनी भी डिपार्टमेंट उनके प्रेशर में काम कर रही है, फिर भी हम डिपार्टमेंट के साथ
उनकी मदद करेंगे। ये कोई बाहर की व्यक्ति आकर मातोश्री में भेजने की भाषा करेगी तो शिवसैनिक चुप बैठेंगे क्या? कभी नहीं बैठेंगे। अगर आप हमारे घर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे तो जरूर हमें अधिकार है टिट फॉर टैट करने का। दिल्ली के जहांगीरपुरी, उसके बाद राजस्थान के अलवर और उसके बाद आज मुंबई। अजान हो, हनुमान हो, मंदिर हो, मस्जिद हो या बुलडोजर हो, राजनीति गर्व है। हमारे साथ एक लंबा चौड़ा पैनल है। हमारे साथ मनोज यादव जी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की ओर से, आलोक शर्मा जी हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, मनीषा कायंदे साहब जी हैं हमारे साथ जो शिवसेना का पक्ष रखेंगी, महंत राजू दास जी हैं, हनुमानगढ़ी से जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है राजू दास जी आपका भी, और मौलाना अली नकवी साहब भी हमारे साथ हैं स्टूडियो में। बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का। शुरुआत, क्योंकि आज जो एक वाइब्रेंस दिखा वो मुंबई में दिखा, तो सीधे पहले मुंबई चलते हैं। मनीषा जी हमारे साथ हैं। मनीषा जी, दो तरफ हमने देखा, एक नवनीत राणा, उनके पति एमएलसी, वो घर पर ही थे और वो घर से बाहर नहीं निकल पाए। उन्होंने लगभग 6 घंटे तक कहा हमें घर से निकलने दीजिए, लेकिन शिव सैनिक बाहर थे। दूसरी तरफ हमने देखा आपके नेता प्रियंका चतुर्वेदी के साथ सब लोग मातोश्री के बाहर थे, जैसे एक ह्यूमन चेन बनी हो कि आने नहीं देंगे किसी को। हनुमान चालीसा पर इतना विवाद क्यों है मैम? आप मुझसे वादा कीजिए कि आप मुझे कंटिन्यूअसली बात करने देंगे और बीच में टोकेंगे नहीं, क्योंकि आपका पैनल बहुत बड़ा है। और सबसे पहले तो मुझे आपत्ति है आपके एक शब्द पर कि मुंबई में मातोश्री के बाहर डरावनी परिस्थिति थी। आपके शब्दकोश में शायद शब्द कम है। कोई डरावनी परिस्थिति नहीं थी। वहां पर शिवसैनिक बैठे हुए थे, स्वागत का इंतजार कर रहे थे कि कब आती है, क्योंकि कल से बात कर रही थी। आपको बता दूं, नवनीत राणा जी के बारे में आपको कुछ बातें मैं बताऊं पहले, कि उसके आगे मैं और कुछ बोलूंगी। पहले तो जय श्री राम का विरोध करने वाली ये नवनीत राणा है। अब दूसरी बात, जब ये पहले सुनकर आई, भले इंडिपेंडेंट हो, तभी एनसीपी का सपोर्ट लेकर ये आई थी। और जिस प्रभु रामचंद्र का ये विरोध कर रही है, उनके परम भक्त हनुमान जी का आज वो हनुमान चालीसा का पठन, उन्होंने जगह कौन सी सिलेक्ट की? तो मातोश्री। अब मुझे बताइए, आलोक शर्मा जी है, मनोज यादव जी है, बताइए आपके घर में अगर आपको कहा जाए कि मैं बाइबल पढ़ूंगा, मैं कुरान पढ़ूंगा, मैं हनुमान चालीसा पढ़ूंगा, अरे क्या आपके घर में यही सिखाया है? क्या आपके घर में हनुमान जी की तस्वीर नहीं है? क्या आपके अमरावती हनुमान जी के मंदिर में नहीं है? तो आपको मातोश्री में ही, जो उद्धव ठाकरे जी का सीएम का रेसिडेंस है, और वो भी ऑफिशियल रेसिडेंस नहीं, उनका पर्सनल रेसिडेंस है, और वहां शिवसैनिकों के लिए तो मातोश्री हमें मंदिर समान है। वहां पर सीएम रहती, उनकी फैमिली है, तो उनके घर में घुसकर ही आपको क्यों हनुमान पठन करना है? कल किसी आप जैसे एक पत्रकार, सूझबूझ वाले पत्रकार थे, उन्होंने नवनीत राणा को पूछा, कम से कम 4 लाइन आप मैडम हनुमान चालीसा के जरा सुनाइए, क्या आपको हनुमान चालीसा आती है? तो उनको 4 लाइन भी बोलनी नहीं आती। ये परिस्थिति है नवनीत राणा की। ना वो हनुमान चालीसा, ना उनको कम से कम याद तो करके आइए, कम से कम बाय हार्ट करके आइए, ये तो मैं कहूंगी उनसे। दूसरी बात, ये फॉल्स फर्जी जाति के सर्टिफिकेट पर ये चुन के आई है। हाईकोर्ट में वो हार चुकी है। मैम, अगर आप कहिए तो मैं बीच में आ जाऊं, क्योंकि आपने कहा था बीच में मत बोलना, और जब तक आपने तो नवनीत राणा, मातोश्री और हनुमान चालीसा पर बोला, मैं बिल्कुल बीच में नहीं आया। जो सर्टिफिकेट है मैम, देखिए ना, जो सर्टिफिकेट वाला इशू है, किसी दिन आप बैठिएगा उसको भी डिस्कस कर लेंगे। आज जो इशू है वो हनुमान चालीसा का है। आप मैम बताइए, ठीक है। और दूसरा, एक मिनट मैम, देखिए एक तरफा नहीं, आपने अपनी बात रखी है तो मुझे भी अपनी बात नहीं, मैंने नहीं रखी है। आपने अपनी बात, मेरी बात 1.5 से 2 मिनट आपने अपनी बात रखी है, अब मैं भी अपनी बात रखता हूँ। पैनल को आपसे तारुफ कराऊं, आप लोगों से बात करेंगी तभी तो बात बनेगी मैम। नहीं, मेरी बात कहाँ पूरी हुई है? अच्छा मैम, ठीक है, दोबारा आपके पास आएंगे, लेकिन क्योंकि 2 चीज आपने कही, मुझे पहले कोऑर्डिनेटर ने बताया कि मुझे 20 मिनट बैठना है, तो 20 मिनट में से 3 मिनट भी मैंने बात नहीं की अभी। 3 मैम मिनट भी पूरे 50 मिनट बैठिए, आप अपनी बात रखिए, लेकिन जो बात आपने कही है, जो आपने मुद्दे उठाए हैं,
कम से कम उसका जवाब तो ले लीजिए। बाकी प्रवचन सुनती रहूं आपका? नहीं, मैं आपने प्रवचन नहीं दे रहा डराओ हूँ ना। मैं तो मेरे साथ महंत राजू दास जी हैं। हनुमानगढ़ी मंदिर है, आपने सुना होगा, अयोध्या में है मैम, और राजू दास जी साथ बैठे। आपने क्योंकि दो शब्द का प्रयोग किया, कहा मातोश्री के सामने जो तस्वीर थी क्या वो डराने वाली थी, तो उस पर मैं ये जानना चाहता हूँ। और आपने कंपैरिजन किया कि कोई बाइबल पढ़ेगा, कोई कुरान पढ़ेगा, कोई हनुमान चालीसा पढ़ेगा, तो उसके लिए हम एक बार राजू दास जी के पास चले। राजू दास जी भी सुबह से टेलीविजन देख रहे होंगे, ऑनलाइन सर्व कर रहे होंगे। मैम, मनीषा मैम 1 मिनट दे दीजिए, 1 मिनट दे दीजिए। मनीषा मैम 1 मिनट दे दीजिए, मैम 1 मिनट दे दीजिए सर। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, आप झूठ बोल रहे हो। आपने मातोश्री के बाहर डरावना सीन का। हाँ, मैंने बोला मैम, मैंने बोला ये बात। आप मेरी बात पे बिल्कुल यकीन मत करिए और मुझको गलत साबित कर दीजिए। राजू दास जी हमारे साथ हैं। राजू दास जी, हनुमान चालीसा को लेकर विवाद है। अयोध्या का, उत्तर प्रदेश का, देश का प्रसिद्ध मंदिर है हनुमानगढ़ी। हनुमान चालीसा पर विवाद क्यों? कहीं भी कोई भी पढ़ सकता है हनुमान चालीसा। इसमें तो उद्धव साहब को एक वेलकम देना चाहिए, उनको कहना चाहिए आइए, 1 नहीं, 2 नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, 2000 नहीं, 2 लाख लोग आइए, आइए पढ़िए हनुमान चालीसा। क्या दिक्कत है? रिपोर्टिंग मत कीजिए, आपके रिपोर्टर वहाँ पर थे। क्या देखिए, डरावना था बताइए। हाँ बोलिए राजू दास जी, बोलिए। बातें मत फैलाइए। नहीं बोले हाँ बोलिए आप। देखिए, बहुत कष्ट की बात है कि जो सनातन धर्म, संस्कृति और हिंदू और हिंदुत्व के लेकर जिसका जन्म हुआ, जो सदैव अयोध्या नहीं पूरे विश्व में अगर हिंदुओं के ऊपर कोई बात होती थी तो शिवसेना आगे कूदती थी। कभी भी किसी धर्म प्रेमी, साधु प्रेमी और सनातन पे कोई बात होती थी तो शिवसेना आगे आती थी। अयोध्या में बाबरी मस्जिद ध्वस्त करने में, अरे शांत रहो, नहीं बोला मैं आपके बीच में, नहीं बदतमीजी मत करिए, आप शांत रहिए। मैं नहीं बोला, मैं हाथ जोड़ता हूँ, आप महिला हो, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, एक संत हूँ, फिर भी तुम्हारा मैं पैर छूता हूँ, बोलना मत। अयोध्या जैसे धर्मनगरी में बाबरी मस्जिद को ध्वस्त करने के लिए, विध्वंस करने के लिए किसी पार्टी ने नाम नहीं लिया कि हमने गिराया। शिवसेना ने कहा हाँ हमने तोड़ा है, बताओ कौन क्या कर लेगा। आज कष्ट इस बात की है, वो शिवसेना पार्टी, उसको हनुमान चालीसा से तकलीफ, हनुमान चालीसा से दुख, उसके यहाँ साधु संत मारे जाते, वो उस पार्टी से गठबंधन कर लेना जो कहती थी कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद बनाएंगे। चलो ठीक है, राजनीतिक विषय है, गठबंधन करना चाहिए, सरकार चलाना चाहिए, चलानी भी चाहिए, लेकिन कष्ट है कि सनातन विरोधी गतिविधि में हमें हाँ मिलाना। चलो ठीक है, पापी ही ने कहा, अभी बोल रही थी वो पहले राम भक्त नहीं था, वो विरोधी था, चलो ठीक है, पापी भी अगर कह दे कि हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे मेरे घर के सामने, महोदय को तो खुले दिल से कहना चाहिए। अभी थोड़ा ये कंट्रोवर्सी मैं कम समझ पाया राजू दास जी। माता तुल्य कहा, उद्धव साहब को कह देना चाहिए था आइए हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए, उसके बाद बढ़िया लड्डू का भोग भी लगवा दीजिए और लड्डू का प्रसाद बंटवा दीजिए, इसमें क्या गलत था? मतलब मैं इसको गलत नहीं मानता हूँ। खूब प्रसाद खिलाएंगे, आओ खूब हनुमान चालीसा पढ़ो, वंदे मातरम, आलोक जी को लाइए, जय श्री राम करो। आलोक शर्मा जी प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। आलोक जी, ये जो एक नैरेटिव बन रहा है, इस तरह आ रहा हूं मनोज जी, आ रहा हूं आपके पास क्योंकि सरकार में है आलोक जी। ये जो एक नैरेटिव बन रहा है, चाहे वो जहांगीरपुरी हो, उसके बाद राजस्थान में जिस तरीके से मंदिर तोड़ा गया उसको लेकर विवाद है, आप कह रहे हैं बीजेपी बोर्ड भी थी, बीजेपी कह रही है आपने किया है, ठीक है मैं उस पर नहीं जाऊंगा। उसके बाद आज महाराष्ट्र में हो रहा है, ये नॉन इश्यूज है जिसको हम लोग डिस्कस करते हैं, लेकिन इशू बनाए जाते हैं। नवनीत राणा एक एमपी है, उनके पति एमएलसी है जो मेरी जानकारी है, वो जाना चाहते, हनुमान चालीसा पढ़ना चाहते, हिंदू हृदय सम्राट के रूप में बाला साहब ठाकरे को लोग देखते थे, लेकिन आज हनुमान चालीसा को लेकर शिवसेना पीछे है। आपका अपना मत आलोक जी। तो मुझे लगता है कि मातोश्री शिवसेना के लिए एक अपना एक अहम स्थान रखने वाला स्थान है। हाँ। आप उस पर ही जाकर क्यों पढ़ना चाहते हैं? क्या शिवसेना ने हनुमान चालीसा का विरोध किया है? क्या शिवसेना ने कहीं हिंदुत्व के खिलाफ कोई बात कही है? आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं? या आप कोई हनुमान के सिद्ध पुरुष हैं या सिद्ध महिला हैं आप, कि आप जाकर वहां पर हनुमान चालीसा पढ़ना चाहते हैं? या वो हनुमान चालीसा का कोई लेटे हनुमान जी का या गदाधारी हनुमान जी का या पंचमुखी हनुमान जी का कोई ऐसा स्थान है कि वहां जाकर आपको सिद्धि मिलती है? आप विशुद्ध राजनीति करना चाहते हैं।
और नवनीत राणा को अगर मंदिर में जाकर कहीं पर करना है तो जाके क्यों नहीं पढ़ती है हनुमान चालीसा? अभी हनुमान जयंती भी खूब बड़ा त्योहार मनाती, जो मर्जी करना था, कोई रोक रहा था क्या? या उन्होंने कहीं पर हनुमान चालीसा के लिए परमिशन मांगी और प्रशासन ने मना कर दिया? हनुमान चालीसा का वो बहुत बड़ा भंडारा करना चाहती थी हनुमान जयंती का और प्रशासन ने मना कर दिया, तब तो वो शिवसेना के विरोध में खड़ी थी। लेकिन ये कहना सनातन धर्म के विरोध में हो गए, ये हो गया, वो हो गया, कि नॉन इश्यूज को इश्यूज बनाने का काम बीजेपी कर रही है। ठीक है, बीजेपी कर रही है, बीजेपी इश्यूज बनाए। मनोज यादव जी को लाइए, मनोज जी और आलोक जी। मनोज जी, आप कुछ कहना चाहते थे, क्योंकि एक इनडायरेक्ट सपोर्ट बीजेपी का नवनीत राणा को है, बीजेपी ने साफ कहा है और लोग यही कह रहे हैं कि जो बैकअप सपोर्ट है नवनीत राणा के पीछे वो बीजेपी का है। देखिए आलोक जी की अगर बात पूरी हो गई तो ठीक है, मैं फिर बोलना शुरू करता हूँ। हाँ। ठीक है, ऐसा है कि नवनीत राणा क्या करती है क्या नहीं करती है वो एक मुद्दा है। हाँ। लेकिन जो शिवसेना हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जो हमेशा हिंदुत्व के लिए लड़ते थे, और मुझे लग रहा बाला साहब ठाकरे की आत्मा भी कहा रही होगी, क्योंकि ये शिवसेना नहीं रह गई है, ये शिवसेना अब सोनिया सेना हो गई है, ये सेकुलर सेना हो गई है। आप देखिए पालघर के अंदर किस तरह से लिंचिंग हुआ, साधुओं का मार पिटाई हुआ और उसमें ये लोग मौन धारण किए, क्योंकि अभी ये लड़ाई चल रही है केवल कुर्सी के लिए, सत्ता के लिए, इनको हिंदुत्व से कोई लेना देना नहीं है। और नवनीत राणा ने अगर ये प्रयास भी किया तो निश्चित रूप से प्रयास सांकेतिक रूप से दिखाने का प्रयास किया, उसमें ये लोग एक्सपोज हो गए हैं। ये साफ साफ दिख रहा है कि कुर्सी के लिए सेकुलर शिवसेना है, जो हिंदुत्व का झंडा बरदार बन के घूमती थी, बोलती थी कि नहीं हमसे बड़ा कोई हिंदू नहीं हो सकता है, बीजेपी हमको सिखाएगी कि हिंदुत्व क्या है, हिंदुत्व हमसे बड़ा कोई नहीं जान सकता है। तो आज ये एक्सपोज हो चुके हैं। अरे आपके घर के बाहर अगर हनुमान चालीसा पढ़ लेंगे तो क्या समस्या है? 5 समय का अजान लाउड स्पीकर के माध्यम से पूरे देश के अंदर सुनाया जाता है, तो वैसे भी लोग सुनते हैं ना। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आने के बावजूद भी 2005 में फैसला आया कि लाउड स्पीकर अलाउ नहीं है, उसके बावजूद भी लाउड स्पीकर है। और शिवसेना ने आज तक कितने मौलवियों को और कितनी मस्जिदों को बुलाकर, कितने इमामों को बुलाकर कहा कि लाउड स्पीकर हटाइए, एक जो नॉर्मल डेसिबल है उस तक ही आप आवाज कीजिए, तो उस पर कुछ नहीं बोलेंगे, मौन धारण करेंगे। और शिवसेना के जो संजय राउत जी कितना बड़ा बात कर रहे थे, जब जहांगीरपुरी के अंदर जब बिल्डोजर रहा तो वो हाहाकार मचाने लगे, छाती पीटने लगे, विशेष वर्ग के साथ में ऐसा हो रहा है। लेकिन यहाँ पर अलवर के अंदर 300 साल पुराना शिवलिंग को तोड़ दिया गहलोत सरकार ने, तो इस पर शिवसेना मौन है। आलोक जी जवाब। उद्धव ठाकरे मौन है, तो ये दोगलापन। आलोक जी जवाब। दोहरा चरित्र कहां चलाते हैं? ठीक है मनोज जी, आपने 2 आरोप लगाए हैं, पहला अजान पे, दूसरा अलवर मंदिर पे, और तीसरा आपने ये कहा कि शिवसेना अब सोनिया सेना हो गई। आलोक जी। देखिए मुझे लगता है सोनिया जी से इनको इतना डर लगता है, गांधी फैमिली से कोई इशू होगा उनको वो पूरी तरह से वहां पर ले आएंगे पीछे। दूसरी बात, कल पूरी तरह से बीजेपी एक्सपोज हुई है। ये कह रहे हैं 300 साल पुराना शिव मंदिर था। अरे भाई राठी टोर का स्टील लगा हुआ जो कंपनी 20 साल पहले बनी है। अच्छा। लेंटर डले हुए उसमें बीम और पिलर। आपने आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ डिपार्टमेंट से है क्या? आलोक शर्मा जी हो गया आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट। मनोज जी जवाब सुन लीजिए। मनोज जी जवाब बोल रहे थे, वो नहीं बोल रहे थे। चुके हैं आपके। प्रॉब्लम यही है कि जब ये लोग एक्सपोज होते हैं तो बीच में कूदने लगते हैं। नहीं, मैं आपको भी एक्सपोज करूंगा। ठीक है, एक्सपोज करिएगा, लेकिन पहले जवाब तो ले लीजिए। मनोज जी एक बार जवाब आलोक जी का ले लीजिए, उसके बाद एक्सपोज करिएगा। बोलिए आलोक भाई। मुझे लगता है कि झूठ का पुलिंदा जो बीजेपी लेके चलती है ना, 34 में से 32 पार्षद इनके, बुलडोजर इनका, मुनादी ये करवाएं, मुआवजा ये दें, एडवर्टीजमेंट अखबार में ये दें, वसुंधरा सरकार उसके ऊपर मोहर लगाए, सर्वसम्मति से फैसला हो। उसके बाद भी कांग्रेस ने तोड़वा दिया। 500 मंदिर बनारस में तोड़वाए, ची नहीं की इन्होंने, एक ने भी। बड़ौदा में इतने मंदिर टूटे, किसी ने ची नहीं की। अभी NHAI का सीकर में राजस्थान में खाटू श्याम जी वाले रास्ते पे राम दरबार टूटा, किसी ने ची नहीं की। वो आप ही ने तोड़ा। एक NHAI पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने तोड़ा। थोड़ा सा अपना पूरा ज्ञान बढ़ाकर बैठा करें। कुछ हुए थे अमित मालवीय ने ट्वीट तो कर दिया, बाद में फंस गए। दूसरी चीज, आपने जो दूसरी बात कही पालघर की, 133 लोग उसके अंदर अरेस्ट हुए थे। 133 लोग। अगर उनके ऊपर न्यायालय है, न्यायालय अपना जो फैसला देगा वो देगा। लेकिन आप हमेशा से इन नॉन इश्यूज को क्यों इशू बनाना चाहते हैं? 500 मंदिर बड़ौदा में, उसमें बनारस में टूटे, एक भी बीजेपी का कार्यकर्ता ने एक छोटी सी भी मुंह से आवाज क्यों नहीं निकाली?
नहीं निकाली। जो मंदिर वहां पर बीजेपी ने तोड़ा अलवर में, उसको भी आपने नॉन इशू से इशू बना दिया। आपकी सरकार उसने फैसला लिया, आपके नगर पालिका ने उसका अनुपालन किया। जो एडवर्टीजमेंट निकला वो वहां के कार्यपालक इंजीनियर ने निकाला, जो पूरी तरह से बीजेपी के सतीश चेयरमैन जो है उनके नीचे है। फिर भी उसके बाद भी अगर आप करना चाहते हैं तो आपकी मंशा है। पूरा देश अब देख रहा है, जहांगीरपुरी के अंदर भी जो हुआ वो देखा गया, पूरा देश देख। सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय लिया, उसके बावजूद भी रजत जी अगर बीजेपी के और तमाम मीडिया के लोग जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई के ऊपर भी सवाल उठा रहे, और मीडिया जगत का तो एक वर्ग बुलडोजर पे जाकर बड़ा खुशी खुशी नाच रहा था। मैं नहीं गया, तमाम बड़े चैनलों के आलोक जी मैं नहीं गया, बुलडोजर, आलोक जी मैं नहीं गया बुलडोजर पे। लेकिन हाँ, बुलडोजर को लेकर सियासत तेज है। आप देखिए, पहले जहांगीरपुरी में बुलडोजर था और मस्जिद के सामने था। उसके बाद जब वहां पर तोड़फोड़ हुई अलवर में, तो उसका भी सिलसिला शुरू हो गया राजनीति का, और आज जो सिलसिला पहुंचा वो मुंबई तक पहुंचा। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि अपने हिसाब से पॉलिटिकल पार्टीज इश्यूज चूज कर ले रही है। किसी को जहांगीरपुरी सूट कर रहा है, किसी को अलवर सूट कर रहा है, किसी को अजान सूट कर रहा है, किसी को हनुमान चालीसा सूट कर रहा है। तो क्या जो राजनीति देश की चलेगी वो इसी के इर्द गिर्द चलेगी? मनोज जी। रोहित जी सुन पा रहे हैं? हेलो रोहित जी। हाँ मनोज जी बोलिए। रोहित जी देखिए, ऐसा है कि देश के अंदर तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले और वोट बैंक की राजनीति करने वाले इस तरह से हिंदुओं को अपमानित करते आए हैं, इस पूरे देश ने देखा है। और झूठ की फैक्ट्री कौन है? राहुल गांधी जी खुद सर्वोच्च न्यायालय में झूठ के नाम पर झूठ बोलते हैं और फिर बाद में हल्फनामा देते हैं, माफीनामा भी देते हैं। सोच रहा था राहुल गांधी से बड़ा कोई झूठा नहीं है इस दुनिया के अंदर, सबने देखा है। दूसरा, ये लोग किस हिंदू मुस्लिमों को बांटने का किसने काम किया? सबसे ज्यादा इस दंगे इस देश के अंदर हुए तो मैं बताता हूँ, चचा नेहरू जी के समय पे 245 दंगे हुए, आलोक जी आइए, के समय पे 337 दंगे हुए, और राजीव गांधी के समय 295 दंगे हुए। तो सबसे ज्यादा दंगे देश को बांटने का। आलोक जी, दंगों की भी राजनीति आ गई। सारा आरोप आप पे है, चाचा नेहरू से शुरू किया है। अभी और भी मैं बताता हूँ। हाँ कंप्लीट कर, एक बार आलोक जी कंप्लीट कर ले दीजिए। हाँ मनोज जी बोलिए। किसने किया? भगवान राम को 2007 में हल्फनामा दे करके काल्पनिक बताने का किसने काम किया? केवल वोट बैंक के लिए। कांग्रेस पार्टी केवल वोट बैंक के लिए हिंदुओं को अपमानित करेगी, उनको प्रताड़ित करेगी और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आप बताइए कि जब वहां पर जब यहाँ जहांगीरपुरी के अंदर वो बिल्डोजर चला तो कम्युनल था, और वहां पर जो बिल्डोजर चल रहा था वो सेक्युलर हो गया है। मुझे बताइए कि गहलोत सरकार ने और कांग्रेस पार्टी ने रामनवमी की शोभा यात्राओं पर कितने सारे हमले हुए? मुझे बताइए, एक राहुल गांधी जी का ट्वीट बताइए मुझे, एक ट्वीट किया हो तो करौली में किस तरह की हिंसक वारदातें हुई, उस पर एक ट्वीट आया हो तो इनका ये दोगलापन कहां से लाते हैं, ये दोहरा चरित्र कहां से लाते हैं? कब तक हिंदुओं को अपमानित करोगे वोट बैंक की राजनीति करने के लिए? आलोक शर्मा जी, कब तक प्रताड़ित करोगे हिंदुओं को? मुझे लगता है कि हिंदू मुस्लिम के अलावा बीजेपी के पास कोई टॉपिक नहीं। ऐसा है ना आलोक जी, फिर आप बीच में नहीं बोला ना आपसे। मनोज जी अब सुन लीजिए जरा, आपने 4-5 बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं कांग्रेस पार्टी पर, आलोक जी उसका जवाब दे रहे हैं। अब मनोज जी सुन लीजिए जरा। देखो हरा हरा ही दिखाई देता है आलोक जी, ये हर टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करना चाहते हैं। क्या आजाद के ऊपर चर्चा होगी तो हम चर्चा से भाग जाएंगे? मनोज जी जवाब तो ले लीजिए, आप ही का जवाब दे रहे हैं। अभी महंत साहब बैठे हुए हैं, नकवी जी बैठे हुए हैं, उनके पास भी जाना है। आलोक जी जवाब दिए तो बाकी पैनलिस्ट के पास चले एक बार। देखिए, दिल्ली में जहांगीरपुरी में जो हुआ वो भी दिल्ली की कॉर्पोरेशन ने किया, वहां पर बीजेपी शासित है, वहां पर वो सरदार जी बैठे थे, बोल पड़े। आप शांति से सुनिए ना आप जरा भाई। वहाँ शोभा यात्रा पर शराब की बोतलें फेंकी गई तब आपने ऐसे कैसे चलेगा? जब आप बोल रहे थे वो नहीं बोल रहे थे, और मैंने चुप भी करा दिया था। मैंने कहा एक बार कंप्लीट कर लेने दीजिए। आपने आरोप लगाया है, आलोक जी जवाब दे दें, उसके बाद आप टिप्पणी करिएगा। आलोक जी बोलिए। अब मैं वही कह रहा हूँ, दिल्ली में तो मेयर जो है वो सरदार जी वहां पर कुर्सी डाल के बैठ गए थे कि मैं तो बुलडोजर लेके आया हूँ और चलवाऊंगा जब तक शांति दूतों पे आदेश नहीं आएगा। लेकिन क्या वो बांदीकुई के मेयर कहाँ है? वो सतीश जी महारिया जी जो है उनका वो कहाँ गायब है? उनका किसी ने कोई बाइट सुना? किसी ने नहीं देखा। मुझे लगता है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पूरे देश को बांट रही है उसका केवल एक मकसद है कि कैसे अपने कुकृत्यों को दूर किया जाए।
महंगाई जो है वो जिस तरह से आसमान छू रही है, बेरोजगारी जिस तरह से आसमान छू रही है, फौज तक में भर्ती कॉन्ट्रैक्ट पे आप लेना चाहते हैं, तमाम जितनी संस्थाएं हैं उसको बेच रहे हैं आप पुरानी कंपनियों को, इसको कैसे ढका जाए, सब कुछ अडानी को कैसे दिया जाए? हम और आप रजत जी इन दंगों में और इन सब तमाम चीजों में उलझे रहेंगे। पहले हनुमान जी दलित थे, अब बहुत से लोग अब कोई और चीज निकाल कर ले आएंगे हनुमान जी के लिए। ऊपर बैठे हनुमान जी भी घबरा रहे होंगे, बोले भाई कहाँ से भाजपा आ गई, मैं तो अभी तक राजनीति में नहीं था, अभी तक तो मेरे प्रभु राम को ही ले। मनोज जी आप ही लाए, पहले राम और अब हनुमान की राजनीति, आरोप आप पे, पहले राम अब हनुमान चल रहे हैं बीजेपी के साथ। 2016 में नहीं, 2016 में महेश शर्मा जी ने एक एफिडेविट दिया ऑन रिकॉर्ड पार्लियामेंट में कि सीता मैया का हमें नहीं पता कहाँ जन्म हुआ था और कब हुआ था। सेम एफिडेविट, क्या ये नहीं था? 16 जुलाई को पार्लियामेंट के अंदर। लेकिन ये है, जब तक सच अपने जूते पहनता है ना, झूठ पूरी दुनिया का चक्कर लगाया था। एक मनोज जी सीधा आरोप कांग्रेस पार्टी का आप पे, पहले राम के नाम पर राजनीति होती थी, अब हनुमान के नाम पे होती है। आलोक जी कह रहे हनुमान जी भी सोच रहे होंगे मुझे भी राजनीति में ले आई बीजेपी। देखिए ऐसा है कि रोहित जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं नाम, मनोज जी रजत नाम है मेरा। रजत जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के रोम रोम के अंदर राम बसते हैं और हनुमान बसते हैं। ये अलग बात है कि ये लोग वेटिकन सिटी वाले रोम की बात करते, चर्चा करते हैं, हम इस राम की बात करते हैं। इनके मन में रोम बसता है, हमारे यहाँ राम बसता है। दूसरा विषय, अरे तो आलोक जी मत करिए ना, आप तो इतने सीनियर आदमी हैं, अभी को थोड़ा ज्ञान दे रहे हैं। अब आलोक जी आप भी सुन लीजिए, आलोक जी सुन लीजिए एक बार क्या कह रहे हैं। मैं तो सुन ही रहा हूं। जहां तक बात है, इनको कम से कम इस बात को तो नहीं करना चाहिए कि ये तो अडानी की सरकार है। आपको पता होगा कि जब इंदिरा जी की सरकार थी तो क्या लगता था, नेहरू जी की सरकार के तो क्या आरोप लगा, टाटा बिरला की सरकार है, इनके ऊपर क्या लगता था, अंबानी की सरकार, अभी बोले अडानी की सरकार है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ। वापस आऊंगा मनोज जी, आपको यही रोक रहा हूं, माफी के साथ रोक रहा हूं, पूरे पैनल को रोक रहा हूं, सिर्फ 30 सेकंड दीजिए। 30 सेकंड में वापस आएंगे, समझेंगे कि आखिर ये हनुमान चालीसा पर राजनीति क्यों हो रही है, अजान कहां तक है, राजस्थान में मंदिर पर इतना बवाल क्यों मचा। लेकिन उससे पहले इस वक्त की सुर्खी, विवाद को समझने के लिए सीधे अपने पैनल पर चलते हैं और पैनल पर मनोज जी और आलोक जी आप लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी। हमारे साथ मौलाना अली साहब भी है, हैदर अली नकवी साहब भी है। नकवी साहब, ये पूरा इशू आप देख रहे हैं और सारा इशू जो हनुमान चालीसा का शुरू हुआ है वो अजान को लेकर शुरू हुआ। जब राज ठाकरे साहब ने इस बात को कहा कि अजान से हमें दिक्कत है, आप लाउड स्पीकर उतारिए, 3 तारीख तक का अल्टीमेटम है, वरना हम भी लगा देंगे लाउड स्पीकर, चलाएंगे हनुमान चालीसा, देखते हैं कौन रोकता है। ये विवाद वहां से शुरू हुआ। और जो डेसिमल्स है, जो कोर्ट की रूलिंग है, क्या आपको लगता है कि जो मस्जिद है उसको भी उस कोर्ट की रूलिंग को फॉलो करना चाहिए? भाई देखिए रजत जी, देश का कानून सबसे बड़ा है और मेरी ये समझ में आता है, इस पैनल पे तमाम बीजेपी के और कांग्रेस के और दीगर अफराद भी बैठे हैं, हमारे स्वामी जी भी बैठे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि हम लोग कब मस्जिद, मंदिर, अजान, भजन, कीर्तन, इनसे कब उठकर हम अपने देश को के लिए बात करेंगे? कब हम ये सोचेंगे कि हमारा देश उन्नति और तरक्की के लिए कब आगे बढ़ेगा? कब हम मंदिर और मस्जिदों से आगे निकलेंगे? कब हम ये सोचेंगे कि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, हमारे बच्चे अच्छी एजुकेशन पाएं और हमारे बच्चे अच्छी तरक्की करें? हमारे बच्चे तरक्की करेंगे तब देश तरक्की करेगा। मंदिर मस्जिद से अपनी जगह है, लेकिन आस्था से देश नहीं चलता, कानून से देश चलता है। कानून जो कहेगा वो सही है। ठीक है, ठीक है। नकवी साहब, मैं दूसरी चीज, और देखिए राजू दास जी है हमारे साथ, वो एक वर्ग ऐसा है, आ रहा हूं मनोज जी, आ रहा हूं, 1 मिनट दीजिएगा राजू दास जी के पास। राजू दास जी कह रहे हैं कि साहब जो कोर्ट कह रहा है मान लेंगे, लेकिन जन भावनाएं भी बहुत बड़ी चीज होती है। जन भावना कह रही है कि साहब हनुमान चालीसा हम क्यों ना बजाएं, अगर अजान है, अजान हो रही है, 5 बार हो रही है, तो हनुमान चालीसा क्यों ना बजे। इस पर विवाद, मतलब ये एक अहम की भी लड़ाई है कि अगर आप लाउड स्पीकर लगा सकते हैं, अजान कर सकते हैं, हमारा विरोध नहीं है, लेकिन हाँ हम भी हनुमान चालीसा उस पर पाठ कर सकते हैं। राजू दास, हनुमान चालीसा कीजिए, इस बात से इनकार नहीं है। मस्जिद में जहाँ अजान हो रही है हनुमान चालीसा भी हो रहा है, हर मंदिर में पूजा भी हो रही है, की लड़ाई नहीं, अपनी जगह चीज है। लेकिन एक मिनट महोदय आपको बहुत बहुत साधुवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी बात आपने कही
लेकिन मैं जहां से हूं उसका नाम है अयोध्या। अयोध्या में आपके कौम के लोग मुश्किल से 5% हैं, 95% हम हैं, और 5% में जो एरिया है उस एरिया में 17 मस्जिद हैं, और वहां पर मुसलमान की एक घर है या तो 2 घर है मस्जिद के बगल में, किसी मस्जिद के बगल में एक भी घर नहीं है। उनकी जो घर है बहुत दूर में है। आपका 5 वक्त का नमाज होता है। बीजेपी सरकार से पहले एक मस्जिद पर किसी पे 1 लाउड स्पीकर था, किसी पे 2 था, किसी पर 1 भी नहीं था। लेकिन जब से योगी जी की सरकार बनी है, बीजेपी की सरकार बनी है, ये देश और दुनिया सुने जो मैं बात को बोल रहा हूं, जब से योगी जी की सरकार बनी है तब से एक मस्जिद। नकवी जवाब वाइस हाँ थोड़ा सा है। उन्होंने एक बुनियादी सवाल उठाया है अयोध्या से, उस पर आपका जवाब। एक आधा सेकंड प्लीज। हाँ कंप्लीट करिए। असल में आपका फ्रेम कुछ फ्रीज है। जी राजू दास जी कंप्लीट करिए। अगर रामनवमी का पर्व है, हनुमान जन्म उत्सव का पर्व है, ये हिंदुस्तान है, धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हो चुका है। एक कौम, एक मजहब, एक संप्रदाय के लोग कहते हैं मैं उसको अलग देश चाहिए, अलग देश भी हो जाता है। आखिर हिंदू कहाँ जाए, हिंदू जनमानस कहाँ जाए? अगर हिंदू जय श्री राम वंदे मातरम जय श्री राम जय श्री राम वंदे मातरम जय श्री राम करते हुए आगे जुलूस लेकर निकला, तो जय श्री राम से वंदे मातरम से किसी को परहेज नहीं होना चाहिए। अगर किसी सरफिरे ने मस्जिद पे चढ़ के तिरंगा लगा दिया, अगर भगवा ध्वज लगा दिया तो हम बम से हमला करें, मारे पीटे, ये कहाँ नकवी जवाब गंगा जमुनी तहजीब है। जहांगीरपुरी वाली इंसिडेंट का ये वर्णन कर रहे हैं, इसका जवाब आपको देना है नकवी जी। मोहन जी देखिए, जहां तक आपकी बात का जवाब है कि भाई आप हमारे यहाँ 17 मस्जिदें हैं और 17 मस्जिदों में किसी मस्जिद पर 1 लाउड स्पीकर है, किसी पे 2 हैं, किसी पे 4 हैं, किसी पे 1 भी नहीं है, और वहाँ 5 वक्त की अजान होती है। मैं हमेशा योगी जी का और अपने पीएम जनाब नरेंद्र सिंह मोदी जी का भी बहुत सम्मान करता हूँ, इसलिए कि वो ये कहते हैं, उनका नारा ये है कि सबका साथ सबका विकास और सबका सम्मान। तो जिस देश में अजान हो रही है वहीं पूजा भी हो रही है, और पूजा में भी अड़चन नहीं आनी चाहिए, अजान में भी अड़चन नहीं आनी चाहिए, किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए किसी की बात से। और जहां तक इस्लाम का सवाल है, इस्लाम ये कहता है कि अमन और शांति चाहिए, किसी भी अपने पड़ोसी को अपनी जबान से, हाथ से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। जहां तकलीफ पहुंचेगी तो वो मुसलमान नहीं रहता। इसी चीज पर आना चाह रहा हूं। दूसरी बात जो बात अभी आप रजत जी 1 मिनट पूरी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए रजत साहब 1 मिनट पूरी बात सुनिए आप पहले। बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने कही है। देखिए विवाद कैसे उठा लाउड स्पीकर का, विवाद करने वाले कौन? परसों मैंने इसी चैनल से इस बात को कई सेलिब्रिटीज थे जो मुंबई में बहुत देर से शूट कर आते थे, उनका कहना था कि हम बहुत लेट नाइट सोते हैं, लेकिन सुबह अजान जब होती है 4, साढ़े 4, 5 बजे तो हमारी नींद खुल जाती है। तो कहा साहब वो अजान से हमारी नींद टूटती है और हम बहुत लेट आते हैं। वहां से ये विवाद शुरू हुआ है। नहीं देखिए, ना तो किसी की अजान से नींद खुलती है, ना खराब होती है, ना किसी की भजन से नींद खराब होती है, ना भजन से किसी को तकलीफ है। जो जिसे भजन से तकलीफ है या जिसे अजान से तकलीफ है, ना वो अच्छा हिंदू है ना वो अच्छा मुसलमान है। अच्छा मुसलमान और अच्छा हिंदू वही है जिसे भजन से भी खुशी हो और अजान से भी खुशी हो। इस देश में एकता और इत्तेहाद और इत्तेफाक, भाईचारगी, ये इसकी ताकत है हमारे देश की, ये हमारे देश की पहचान है, ये हमारे देश की शान है। राजूदास जी हनुमान चालीसा पर भी विवाद है, साथ रहते हैं। राजूदास जी हनुमान चालीसा पर भी विवाद है। आपने देखा आज मुंबई में क्या हुआ। हालांकि नकवी कह रहे हैं कि साहब हमको कोई दिक्कत नहीं, आप भजन चलाइए, हनुमान चालीसा चलाइए। नकवी ठीक कह रहा हूं ना मैं? नकवी जी हनुमान चालीसा से कोई दिक्कत तो नहीं आपको? हमें कोई दिक्कत नहीं है जी, जहां अजान से किसी को दिक्कत नहीं तो हमें भजन या हनुमान चालीसा से क्यों दिक्कत होगी? राजूदास जी महाराष्ट्र वाला विवाद, ठाकरे साहब कह रहे हैं मत आइए, नहीं पढ़ने दूंगा हनुमान चालीसा। नहीं देखिए ये तो गजब महाराष्ट्र की व्यवस्था है। वहां पर अगर साधु के साथ लिंचिंग होता है तो बताते हैं कि अरे प्रशासन ने कार्रवाई किया, ऐसा उस पर कोई किसी भी प्रकार की बात, हमारी बात को सुनने की कोशिश नहीं करती शिवसेना सरकार। जिस प्रकार से अभी जहांगीरगंज का प्रकरण सामने आया, शिवसेना जिस प्रकार से कूद पड़ी, अरे भाई एक कौम को टारगेट किया जा रहा है, एक कौम को देश में रहने नहीं दिया जाएगा। अरे गजब बात करते हो आप। अपने पूर्वज को देखो ना, आपके पिताजी कितना परेशान होंगे, कितना चिंतनीय विषय है उनके लिए,
आप वो शिवसेना थे कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया, और आपको जब मीडिया ने सवाल किया तो अन्य दल भाग गई। वो नहीं कही कि हमने किया है, उन्होंने कहा राम भक्तों ने कहा है, किया है। लेकिन आपने क्या कहा था कि नहीं, मैंने तोड़ा है, शिव भक्तों ने तोड़ा है, शिव सैनिकों ने तोड़ा है। धर्मांतरण कहां से आपने कर लिया? नहीं, धर्मांतरण कहां से कर लिया आपने? ठीक है, ये पॉलिसी मैटर। मुझे लगता है सरकार में आने के बाद जो दल होते हैं वो थोड़े से बदलते हैं। वापस आता हूं मनोज जी, आरोप आप पे भी है, राजस्थान में चुनाव है। मनोज भाई, लोग कह रहे हैं कि साहब अब चुनाव में एक अंदर फूट है बीजेपी में, हालांकि ये ऑफ रिकॉर्ड है, मैं इसको कोट नहीं कर सकता हूं, आप मुस्कुराइए। लेकिन कहा साहब कोई इशू था नहीं। दिल्ली में लोग कह रहे हैं एमसीडी था, जहांगीरपुरी बुलडोजर आ गया। कहा भाई राजस्थान में भी चुनाव होना है, कहा मंदिर ले आइए। कहा ये वोट बैंक की सीधी सीधी राजनीति है, आप सिर्फ इस इश्यूज पे बात करिए, नॉन इश्यूज जो हैं वो बिल्कुल गायब हो जाते हैं। महंगाई गायब, बेरोजगारी गायब, पेट्रोल डीजल गायब, ये सारे इश्यूज हट जाते हैं और सीधे आ जाता है जय श्री राम। जी, पहले मैं जवाब देता हूं, मैं नकवी जी का भी थोड़ा जवाब देना चाहूंगा, लेकिन मैं आपका जवाब देकर के फिर नकवी जी के मुद्दे पे आता हूं। देखिए, ऐसा है कि बंगाल के अंदर क्या चुनाव है क्या? बंगाल में किस तरह से हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है, तो ये सूडो सेकुलर गेम कहाँ छुप के बैठ जाती है? बंगाल की जब बात आती है, तो जब हिंदुओं की बात आती है करौली के अंदर, तो कहाँ छुप के लोग बैठ जाते हैं? जहां तक जहांगीरपुरी का सवाल है, तो जहांगीरपुरी के इनके लिए शांति दूत हो सकते हैं, शराब की बोतलें फेंकने वाली कांग्रेस पार्टी के लिए शांति दूत हो सकती है, पत्थर चलाने वाले शांति दूत हो सकते हैं, नकवी जी के लिए शांति दूत हो सकते हैं। रमजान के पवित्र महीने में शोभा यात्रा निकल रही है, उसके ऊपर शराब की बोतलें मस्जिदों से निकल रही है, पत्थर निकल रहे हैं, तो ये शांति दूत है, ये बहुत अच्छे शांति दूत है। और नकवी जी ने कहा कि देखिए देश संविधान से चलता है, मैं कहता हूं हाँ ये देश संविधान से चलता है। मनोज जी वोट बैंक पे आइए ना एक बार। लेकिन सुनिए ना, वक्त कम है, बिल्कुल 2 मिनट बचा है। मनोज भाई 2 मिनट बचा है, आलोक जी से जवाब भी लेना है, वरना वो कहेंगे साहब जवाब का मौका नहीं मिला। 40 सेकंड में कंप्लीट करिए। जब बुलडोजर चलता है तो इनको संविधान याद आता है, नकवी जी को याद आता है, आलोक शर्मा को याद आता है, संविधान याद आता है, सर्वोच्च न्यायालय याद आता है। लेकिन जब सर्वोच्च न्यायालय फैसला सुनाता है कि हिजाब अनिवार्य अंग नहीं है, लाउड स्पीकर अनिवार्य अंग नहीं है इस्लाम का, तो ये लोग किताब उठा लेते हैं, पोस्टी उठा लेते हैं, कुरान की बात, आलोक जी जवाब की बात करते हैं। दोहरा चरित्र कहां से लाते हैं लोग, कहां से लाते हैं दोहरा चरित्र? मनोज जी जवाब ले ले, वक्त की कमी है। आलोक जी जवाब। दोहरा चरित्र पूरे देश में किसका है वो पूरा देश देख। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश की सरकार को फटकार सुप्रीम कोर्ट लगाता है बुलडोजर पे, उसके बावजूद बीजेपी मुखर है। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा के स्टे दे देता है, फिर भी बीजेपी कहती है हम संविधान के साथ। फिर भी तो आप संविधान के साथ हैं, तो फिर आप कहिए ना कि बुलडोजर गलत चलाया। संविधान याद आता है, सर्वोच्च न्यायालय याद आता है बुलडोजर पर। सुनिए आप, जब बात आती है हिजाब की, जब बात आती है आलोक की हिजाब की, आलोक जी बात पूरी करिए, वक्त की कमी है, वाइंड अप करना है शो को। बात आती है तो आपको सरिया कानून याद। मनोज जी 1 मिनट जैसे बात पूरी हो जाने दीजिए, आपने तो आरोप इतने लंबे लगा दिए। आलोक जी बोलिए। घूमोगे कब तक मुझे हिंदुओं को लगता है अपमानित करोगे? प्रवक्ता महोदय ने पूरे शो में भी हिंदू मुस्लिम किया, क्योंकि इनकी बेसिक धारणा ही ये। देखिए मैं हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ। मनोज जी 1 मिनट कंप्लीट कर लेने दीजिए। मनोज जी 1 मिनट रुकिएगा प्लीज। आलोक जी कंप्लीट करिए। दिक्कत है ना, यही तो दिक्कत है ना। मोदी जी जैसा इनका 56 इंच के सीने वाला प्रधानमंत्री देश को दिया है बीजेपी ने, उसके बावजूद हिंदू खतरे में। हिंदू खतरे नहीं है, बीजेपी खतरे में। हिंदुओं को कितना प्रताड़ित करने का काम किया पूरे देश ने देखा है। 8 साल हो गए कांग्रेसियों ने किया है। रोकेंगे, अब वक्त की कमी है, माफी के साथ आप सबको रोकेंगे। कोशिश यही थी कि हम सब समझते आप सबसे कि आखिर विवाद क्या है। आलोक शर्मा जी, मनोज जी, राजू दास जी, नकवी जी, आप सब आए, बहुत शुक्रिया। और समझ में सिर्फ एक बात आती है कि अब धर्म और सियासत एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, साथ साथ से। देश का सवाल में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते हैं इंडिया न्यूज़।